चलिए बात करते हैं मिनिमम कवर इन आरसीसी मेंबर के बारे में। तो आरसीसी कॉलम मिनिमम कवर जो होती हैं वो ग्रेटर ऑफ होती हैं 40 mm और डायमीटर ऑफ बार। जो मिनिमम कवर होती हैं वो ग्रेटर ऑफ होती हैं दोनों में से 40 mm या डायमीटर ऑफ बार। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ क्लियर कवर। मिनिमम क्लियर कवर डिपेंड्स ऑन एक्सपोजर कंडीशन एंड फायर रेजिस्टेंस। दूसरा आता है नॉमिनल कवर फॉर फायर रेजिस्टेंस। नॉमिनल कवर जो होती है डिज़ाइन डेप्थ ऑफ कॉन्क्रीट कवर टू ऑल स्टील रिइंफोर्समेंट। इसकी रिक्वायरमेंट होती है शुड नॉट बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार। नेक्स्ट आती है मिनिमम कवर फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर। पहला आता है स्लैब जो होता है 20 mm का होता है, बीम जो होता है 20 mm का होता है, कॉलम जो होता है 40 और 25 होता है। 40 कब होता है जब ग्रेटर देन 20 mm होता है बार का डायमीटर, और 25 कब होता है जब लेस देन 12 होता है। और 40 mm फॉर डायमीटर ऑफ ग्रेटर देन 12 mm। फुटिंग के लिए जो होती है 50 होती हैं F15 B20 एंड S20। स्लैब स्लीपर S20 कोच, B20 कोच। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पज टू मीट ड्यूरेबिलिटी एंड फायर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट। नॉमिनल कवर टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट। एक्सपोजर कंडीशंस एंड नॉमिनल कंक्रीट कवर की बात कर लेते हैं। माइल्ड के लिए कितना होता है M20, क्योंकि जो माइल्ड आती है वो 20 की आती है, ठीक है। मॉडरेट जो होती है मॉडरेट वो होती है 30 mm। सीवर जो होती हैं वो होती हैं 45 mm। वेरी सीवर जो होती हैं वो होती हैं 50 mm। और जो एक्सट्रीम होती हैं वो होती हैं 75 mm। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर मेन रेनफोर्समेंट। बार जो डायमीटर होती है वो अप टू 12 mm होता है। फॉर माइल्ड एक्सपोजर की बात करें तो नॉमिनल कवर में बी रिड्यूस्ड बाई 5 mm। हम बात करते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग के बारे में, जिसका इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। नॉमिनल कवर फॉर द रेनफोर्समेंट वो होती हैं 50 mm। बात करते हैं थिकनेस रिक्वायरमेंट के बारे में। फुटिंग ऑन सॉइल है तो 150 mm थिकनेस होगी। फुटिंग ऑन पाइल है तो 300 mm थिकनेस होगी, ठीक है। अगर फाउंडेशन डेप्थ जो है वो मिनिमम डेप्थ कितनी है 500। रेनफोर्समेंट इन फुटिंग ट्रीटेड एज इन्वर्टेड स्लैब। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील की बात करें तो 12% ऑफ द ग्रॉस एरिया होता है किसके लिए, जब HYST बार यूज करते हैं फुटिंग में। और 0.15% ऑफ द ग्रॉस सेक्शन एरिया यूजिंग प्लेन माइल्ड स्टील बार्स होती है। नेक्स्ट बात करते हैं परमिसिबल शियर स्ट्रेस एंड फुटिंग के बारे में। परमिसिबल शियर स्ट्रेस एंड फुटिंग कितनी होती है, टाउ सी बराबर जो होता है 0.25 √FC के होता है। वर्किंग स्ट्रेस की बात करें तो 0.16 √FC के होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर मेथड परमिसिबल लोड ऑन शॉर्ट कॉलम होता है। बैकग्राउंड की बात करें तो लोड फैक्टर मॉड्यूलर रेशियो या वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसके मेजर डिफेक्ट जो होते हैं डज नॉट गिव ट्रू फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट फेलियर। इसका सॉल्यूशन होता है अल्टीमेट लोड मेथड इंट्रोड्यूस्ड इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट डिज़ाइन में। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेथड के बारे में। तो ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था USA में 1956 में, UK में 1957 में, लेटर अडेप्टेड इन इंडिया। सो प्रिंसिपल बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ RC सेक्शन एट वर्किंग लोड, एस्टिमेट फ्रॉम द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं परमिसिबल लोड ऑन शॉर्ट कॉलम। तो जो परमिसिबल लोड ऑन जो शॉर्ट कॉलम होता है वो ये होता है, क्या होता है, स्ट्रेस इन कंक्रीट और एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील। ये इसका फॉर्मूला होता है W बराबर, ठीक है। दिस इज परमिसिबल लोड ऑन शॉर्ट कॉलम, स्ट्रेस इन कंक्रीट
एरिया ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट का एरिया और स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करना है। दूसरा स्टील के एरिया और स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। बात करते हैं शॉर्ट कॉलम के बारे में। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कॉलम इज क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। सो इसमें क्या क्या आता है, कॉलम के एक्सिस बात करें, जो एक्स एक्सिस होता है वो मेजर एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है वो माइनर एक्सिस होता है। सो कंडीशन फॉर द एक्सिस ऑफ द कॉलम, अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है तो क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स ग्रेटर देन आई वाई वाई। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो होता है एम इफेक्टिव डिवाइड बाय लेटरल डायमेंशन। तो स्लेंडरनेस रेशियो होता है एल इफेक्ट ऑफ एक्स एक्स डिवाइड बाई डी। एल वाई बराबर जो होता है एल इफेक्टिव डिवाइड बाई डी। और जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो क्या होता है, एल इफेक्टिव डिवाइड बाई लीस्ट लेटरल डायमेंशन। क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर कॉलम लेस देन इक्वल टू 3 है तो क्या बोला जाएगा उसको, पेडिस्टल। पेडिस्टल कब होता है, जब लेस देन इक्वल टू 3 होता है। दूसरा आता है अगर 3 से लेकर 12 तक है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम। अगर ग्रेटर देन 12 है, लैम्बडा मैक्स, तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम। नेक्स्ट बात करते हैं पिच ऑफ लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम। पिच की बात करिए, गिवन कॉलम डिटेल जो दे रखी है 400 इंटू 400 दे रखा है, डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार दे रखा है वो 20 दे रखा है। सो बात करते हैं पिच ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी मोर देन द लिस्ट ऑफ, पहला लिस्ट लेटरल डायमेंशंस ऑफ द कंप्रेशन मेंबर दैट इज 400 mm। दूसरा 16 इंटू स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, तो 16 इंटू 20 करेंगे। और ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ 300 mm। इनमें से स्मॉलर वैल्यू जो होगी, चूज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो फाइनल पिच ऑफ लेटरल टाई जो होगी 300 mm होगी। सो बात चल रही पिच ऑफ लेटरल टाई। तो 400 mm, 16 इंटू 5 और 300। नेक्स्ट बात करते हैं कंबाइंड फुटिंग एक्सटेंशन ऑफ द टॉप बार। कंबाइंड फुटिंग एक्सटेंशन ऑफ टॉप बार, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट की बात करते हैं। कंबाइंड फुटिंग होती है सपोर्टिंग 2 कॉलम्स, तो डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स क्या होती हैं, एल होती है। तो रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट्स और टॉप बार जो होता है वो एक्सटेंडेड इनटू प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द कंबाइंड फुटिंग। सो एक्सटेंशन डिस्टेंस जो टॉप बार आर जो एक्सटेंड होती है वो 0.1 एल होती है फ्रॉम सेंटर एज ऑफ द टॉप कॉलम होती है। सेंटर एज ऑफ टॉप कॉलम 0.1 एल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम। डिज़ाइन कंडीशन की बात करते हैं तो शॉर्ट एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम यूजिंग माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट। अजम्पशंस ऑफ द डिज़ाइन की बात करते हैं। अजम्पशंस मिनिमम एसेंट्रिसिटीज़ के अंदर कंसिडर की जाती हैं। कंडीशन फॉर यूजिंग फार्मूला, मिनिमम एसेंट्रिसिटी जो होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है 0.05 इंटू लेटरल डायमेंशन। तो इसकी डिज़ाइन इक्वेशन जो होती है शॉर्ट कॉलम की वो क्या होती है, पी यूज इक्वल्स टू 0.4 एफ सी के डॉट ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी।
ये जो पी होता है फैक्टर्ड एक्सियल लोड ऑन मेंबर होता है। एफ सी की जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। एफ वाई जो होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट होता है। ए सी जो होता है एरिया ऑफ कंक्रीट होता है। ए एस सी जो होता है एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम होता है। ए जी होती है ग्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं कंसेप्ट। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर डिपेंड्स ऑन द एंड कंडीशंस। जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? एंड कंडीशंस पर। नेक्स्ट आता है गिवन एंड कंडीशन। जो वन एंड होता है वो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन होता है, रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन होता है। और जो अदर एंड होता है, अदर एंड में क्या होता है? वन एंड क्या होता है? इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन। ठीक है। दूसरा बात आ रहा है कि रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। तो इसकी थ्योरेटिकल इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अदर एंड कंडीशंस की एग्जांपल देखें फ्रॉम टेबल, तो इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन थ्योरेटिकल वैल्यू जो हो जाएगी 0.50 L और रिकमेंडेड वैल्यू जो हो जाएगी 0.65 L। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर की बात करें, एंड कंडीशन 1 इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड, नॉट रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन, नॉट रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन। जो थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है उनकी थ्योरेटिकल और रिकमेंडेड वैल्यू दोनों ही 1 होगी अगर पोजीशन में है और नॉट रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन है। कंडीशन 2 की बात करते हैं, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, वन एंड रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। ठीक है। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन and restant against rotation and other end is against rotation but not held in position। इसके लिए जो थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी वो 1 आएगी और रिकमेंडेड वैल्यू जो आएगी वो 1.20 आएगी। इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन, अदर एंड पार्शली रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। उसके लिए रिकमेंडेड वैल्यू 1.5 आएगी। वन एंड इज रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन, अदर एंड नॉट हेल्ड इन पोजीशन एंड नॉट रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन। तो उसके लिए जो थ्योरेटिकल और रिकमेंडेड दोनों ही वैल्यू 2 आएगी। क्रिपलिंग फार्मूला देख लेते हैं, पाई स्क्वायर ई एल डिवाइड बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है। एन जो होता है नंबर ऑफ बकलिंग लूप्स होते हैं, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये एल ई जो होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम होता है, ई जो होता है इलास्टिक मॉडुलस होता है। अब बात करते हैं स्पेसिंग ऑफ बार इन फ्लैट स्लैब। तो स्लैब स्पेसिंग की बात चल रही है। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ जो बार है इन फ्लैट स्लैब के अंदर, स्पेसिंग ऑफ बार शैल नॉट एक्सीड 2 इंटू स्लैब थिकनेस। तो व्हेन स्लैब इज सेल्युलर कंस्ट्रक्शन और रिब्ड कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ फ्लैट स्लैब सिस्टम, टू बेस फ्लैट सिस्टम टिपिकली रेंज स्पैन जो होता है 15 फीट टू 36 फीट स्पैन होता है। टू वे फ्लैट स्लैब ड्रॉप पैनल एंड कॉलम कैपिटल्स टिपिकली स्पैन जो होता है वो 15 फीट से लेके 40 फीट तक होता है। ये 15 से लेके 36 तक होता है। बात करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम। मेन रेनफोर्समेंट बार पैरेलल टू द बार, horizontal spacing is not between and not exceeded, not between the bar and not exceeded 3 times of the thickness of the depth of solid slab। RCC slab के लिए 3 times of the maximum spacing of RCC in RCC slab। मेन रेनफोर्समेंट बार पैरेलल टू द
हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन द बार सेल नॉट एक्सीड, मेन बार की बात चल रही, 3 times इंटू डेप्थ ऑफ द स्लैब, और 300। गवर्निंग रूल जो होता है बीच इनमें से जो कम होगा वो यूज होगी। श्रिंकेज एट टेम्परेचर इन्फोर्समेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन बार सेल नॉट एक्सीड 5 times द इफेक्टिव डेप्थ FD और 450, FD 5D और 450 mm, 3D और 300 mm। ठीक है, इनमें से जो कम होगी वो यूज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन विंड स्पीड के बारे में। Assumptions of the design wind speed. Wind speed is assumed constant from mean ground level up to 10 meter. Assumptions of design wind speed. Wind speed is assumed constant from mean ground level से लेके up to 10 meter. मीनिंग ऑफ assumptions की बात करते हैं। For structural up to 10 meter height, wind speed considered uniform for design. Simplify wind load calculation for low-rise buildings and structures. मीनिंग ऑफ assumptions की बात करें, for structure up to 10 meter height, wind speed considered uniform for design. Simplify wind load calculation for low-rise building and structure. Above 10 meter height, wind speed increase with height, depends on terrain रफनेस और हाइट फैक्टर। नेक्स्ट इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और समझते हैं। डिजाइन विंड स्पीड, द फंडामेंटल पैरामीटर ऑफ कैलकुलेटिंग विंड स्पीड, ये डिपेंड करती हैं लोकेशन, टेरेन रफनेस और हाइट अबव द ग्राउंड लेवल। दूसरा था नियर ग्राउंड लेवल के बारे में, तो विंड स्पीड लोअर ड्यू टू सरफेस रफनेस लाइक ट्री, बिल्डिंग और टेरेन। नेक्स्ट आता विद इंक्रीज इन हाइट, wind speed increases due to reduced friction and obstacles. Next आता है wind speed assumed constant, कब होती है up to 20 meter for simplifying calculation of the low rise structures. Importance की बात करें, accurate wind speed data help करता है डिज़ाइन सेफ स्ट्रक्चर, resist dynamic wind pressure, prevent failure और reduce excessive vibration. नेक्स्ट आता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग डिज़ाइन। बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग शुड हैव स्ट्रॉन्ग कॉलम और वीक बीम। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पज ऑफ सीज्मिक डिज़ाइन, मिनिमाइज स्ट्रक्चरल डैमेज, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं बिहेवियर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, इसका इंट्रैक्शन होता है कॉलम और बीम। नेक्स्ट बात करते हैं एनालिसिस ऑफ ऑप्शंस, डिज़ाइन ऑप्शंस। स्ट्रॉन्ग कॉलम, स्ट्रॉन्ग बीम नॉट आइडियल होता है, मे लीड टू द अनप्रिडिक्टेबल फेलियर। स्ट्रॉन्ग कॉलम और स्ट्रॉन्ग बीम जो होता है वो नॉट आइडियल नहीं होते हैं, मे लीड टू द अनप्रिडिक्टेबल फेलियर। वीक कॉलम और वीक बीम, compromise structural stability, may lead to collapse during the earthquake. Strong column or weak beam, preferred design. Control damage occur, beam fail first, column remain intact. Weak column, strong beam, lead to the column failure, highly dangerous and unsafe. Final principle, strong column maintain structural integrity, prevent collapse of the building. स्ट्रॉन्ग कॉलम और वीक बीम। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम। मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार जो होते हैं 4 होते हैं, रेक्टेंगुलर के सर्कुलर के लिए 6 होते हैं। डायमीटर जो होती हैं मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार जो होता है, डायमीटर ऑफ मेन लॉन्गिट्यूडनल बार नॉट लेस देन 12 mm होता है।
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मिनिमम ऑफ होता है 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम। मैक्सिमम जो होता है अनप्लान्ड बार के लिए 6% फॉर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम। मैक्सिमम और 4 होता है लेफ्ट बार 4% क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम होता है। अब बात करते हैं हेलिकल रेनफोर्समेंट की। कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 6 लॉन्गिट्यूडनल बार इनसाइड द हेलिकल रेनफोर्समेंट। स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार की बात करें तो मेजरिंग अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम शैल नॉट एक्सीड ऑफ 300 mm। बात करते हैं मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो के लिए। तो हमने पहले पढ़ रखा था कितना कितना होता है 220, 240, 250, 260, 280। माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर और एक्सट्रीम। वाटर कंटेंट की बात करें तो 0.60, 0.60, 0.50, 0.45 एंड 0.40 ग्रेड यानी होती हैं। M15, M20, M25, M30 एंड RCC के लिए जो होता है वो होता है 300, फिर 300, फिर 320, फिर 340, 340, 360। वाटर कंटेंट की बात करें 0.55, 0.50, 0.45, 0.45 और 0.40। ग्रेड की अगर हम बात करें M15, M20, M30। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल रेनफोर्समेंट बीम ऑफ RCC की बात। रेनफोर्समेंट लोकेशन इन सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। रेनफोर्समेंट प्रोवाइड ओनली इन टेंशन जोन। सबसे पहले तो लोकेशन की बात की थी कि लोकेशन कहाँ होती है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस की। तो लोकेशन कहाँ है एग्जैक्टली इन टेंशन जोन। अब बात करते हैं टेंशन जोन। इन बेंडिंग मोमेंट बॉटम पोर्शन ऑफ बीम एक्सपीरियंस टेंशन, टॉप पोर्शन ऑफ बीम एक्सपीरियंस कंप्रेशन। सो रेनफोर्समेंट स्टील बार की बात करें तो प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन बॉटम हाफ ऑफ द बीम। नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ जोन। अपर पार्ट ऑफ बीम कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। रेनफोर्समेंट जनरली नॉट रिक्वायर्ड कंक्रीट रजिस्ट कंप्रेशन। डिज़ाइन अप्रोच की बात करते हैं तो रेनफोर्समेंट रजिस्ट टेंसाइल फोर्स, कंक्रीट रजिस्ट कंप्रेस फोर्स। Therefore, reinforcement placed only in tension zone. Additional information: RCC reinforcement cement concrete composite material। कंक्रीट जो होता है हाईली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। स्टील जो होता है हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है। टाइप्स ऑफ RCC की बात करते हैं। सिंगली रेनफोर्समेंट कंक्रीट, सिंगली रेनफोर्समेंट ओनली इन टेंशन जोन। डबली रेनफोर्समेंट कंक्रीट, रेनफोर्समेंट इन बोथ जोन टेंशन और कंप्रेशन।
और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, concrete pre-stressed with the high strength steel tendons to counteract tensile stress before the external load. Next आता slab classification based on span ratio. Slab classification based on span ratio. वन वे स्लैब और टू वे स्लैब कंडीशन क्या होती है? अगर रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू शॉर्ट स्पैन ग्रेटर देन 2 है तो वन वे स्लैब होगी। वन वे स्लैब के अंदर जो लोड का ट्रांसफ़र होता है वो लोड कैरिड मेनली इन वन डायरेक्शन इन शॉर्ट स्पैन। दूसरा होता है जो वन वे के अंदर जो स्लैब प्रोवाइड जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है प्रोवाइड मेनली इन द शॉर्ट स्पैन डायरेक्शन। शॉर्ट स्पैन डायरेक्शन में ही रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है इन वन वे स्लैब के अंदर। सपोर्ट कंडीशन की बात करें, सपोर्ट ऑन टू अपोजिट साइड्स, यूजुअली बीम ऑन टू साइड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सिंपलर डिज़ाइन है, रिक्वायर्ड लेस रिइंफोर्समेंट कंपेयर टू टू वे स्लैब। नेक्स्ट आता है टू वे स्लैब के बारे में। कंडीशन क्या होती है कि रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू जो शॉर्ट स्पैन होता है वो लेस देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 2 के, ठीक है। और लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है? लोड कैरिड इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पर ओनली वन डायरेक्शन में था, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में, लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन। रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन बोथ डायरेक्शन, यहाँ पे उस डायरेक्शन प्रोवाइड जाता है शॉर्ट डायरेक्शन के अंदर। सपोर्ट कंडीशन, सपोर्ट ऑन ऑल 4 साइड्स, बीम्स एंड बॉल्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते तो मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू डायरेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटिंग स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। इफेक्टिव स्पैन सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 16 मीटर होता है। कैंटिलीवर बीम के लिए जो होता है स्पैन डेप्थ रेशियो वो 7 होता है। कंटिन्यूस के लिए 20 होता है, सिंपली के लिए 20 होता है और कंटिन्यूस के लिए 26 होता है। सो मॉडिफिकेशन रूल जो है, व्हेन स्पैन इज ग्रेटर देन 10 मीटर मल्टीप्लाई स्पैन डेप्थ कोफिशिएंट effective by 10 by effective span. This modification factor not applied for the cantilever beam. कैलकुलेशन की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर बेसिक जो रेशियो वो 20 है, मॉडिफिकेशन रेशियो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 बाई 16 यानी 12.5। अब बात करते हैं एसपी डिज़ाइन की, SP16 डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन एड फॉर इन्फोर्समेंट कंक्रीट। SP16 स्पेशल पब्लिकेशन प्रोवाइड डिज़ाइन एड्स कोड ऑफ इन्फोर्समेंट कंक्रीट डिज़ाइन। द पर्पज ऑफ SP16 क्या है? प्रोवाइड चार्ट्स, प्रोवाइड टेबल यूज फॉर द डिज़ाइन ऑफ इन्फोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। इसमें एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है 3374 जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है कंक्रीट स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग स्टोरेज ऑफ लिक्विड होता है, फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट आता है 1893 क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर होता है। 3370 जो कोड है कोड फॉर स्ट्रक्चर लिक्विड रिटेनिंग एप्लीकेशन के लिए। बात करते हैं टी बीम रिइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। कोड प्रोविजंस क्या कहता है? इन कॉन्टेस्ट ऑफ द टी बीम डिज़ाइन कंडीशन क्या होती है कि मेन रिइंफोर्समेंट ऑफ द स्लैब होता है, ये पैरेलल टू द होता है बीम के।
जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होती है। सेल नॉट भी लेस देन जो होती है वो 60% ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट होती है। पर्पज ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड lateral support, provide shear resistance, ensure adequate structural performance, brace the slender compression flange. Purpose of transverse reinforcement provide lateral support, provide shear resistance, ensure adequate structural performance. Brace the slender compression flange. Detailing क्या होती है? Transverse reinforcement should pass around the longitudinal bar near the outer face of the flange. डिटेलिंग क्या होती है? क्या बोला? ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होता है शुड पास अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है, नियर द आउटर फेस ऑफ द फ्लैंज। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द टी बीम के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है? लोड वेयरिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, क्रॉस सेक्शन शेप लाइक टी होता है, कंपोनेंट जो होता है इसमें फ्लैंज होता है जो कि हॉरिजॉन्टल पार्ट यूजली स्लैब होता है, बेब जो होती है वो वर्टिकल स्टेम ऑफ बेब होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल रोल के बारे में। फ्लैंज रजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेब रजिस्ट शेयर फोर्स। जो फ्लैंज जो होती है ना वो कौन सा फोर्स रजिस्ट करती है? कंप्रेसिव फोर्स। और जो बेब होती है ना वो रजिस्ट करती है शेयर फोर्स, कैरीज टेंसाइल स्ट्रेस कैरी करती है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की बात करें। व्हेन स्लैब कास्ट मोनोलिथिकली विद बीम फॉर्म्स टी बीम ऑटोमेटिकली। मटेरियल कॉमनली मेड ऑफ जो होता है रेनफोर्समेंट कंक्रीट का, स्टील का और वुड का। स्ट्रक्चरल एक्शन की बात करें तो बीम एंड स्लैब वर्क टुगेदर, रजिस्ट बेंडिंग मूवमेंट, ट्रांसफर लोड एफिशिएंटली।